नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शामली संयुक्त खेल मोर्चा की ओर से पेश करता हूं खिलाड़ियों का इतिहास। प्राचीन काल में राजा महाराजा बादशाह सभी कुशल खिलाड़ी हुआ करते थे। वे अपनी पाठशालाओं में विभिन्न खेलों का अभ्यास किया करते थे, जैसे तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध, गदा युद्ध, भाला चलाना, तैराकी करना, दौड़ना, निशानेबाजी आदि में महारत हासिल करने के साथ साथ वे कूटनीति, राजनीति व शासन व्यवस्था चलाने की भी शिक्षा लिया करते थे। इसीलिए प्राचीन काल के राजा, महाराजा और बादशाह बलशाली व कुशल प्रशासक हुआ करते थे, न्याय प्रिय हुआ करते थे तथा प्रजा की परवाह करने वाले हुआ करते थे। प्राचीन रोम जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था तो उनके यहाँ योद्धाओं की प्रतियोगिताएं कराई जाती थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ योद्धा को सेनापति चुना जाता था और बाद में वही योद्धा राजा बनाया जाता था। यदि हम यूरोपियन इतिहास की घटनाओं की बात करें तो फिलिपडीज एक यूनानी सैनिक थे। एक लड़ाई जो मैराथन नामक स्थान पर हुई थी, उस लड़ाई के दौरान स्पार्टा तक फिलिपडीज दौड़ते हुए अपने देश एथेंस के लिए मदद मांगने के लिए गए थे। मदद मिलने के आश्वासन के बाद फिर वापिस मदद का संदेश लेकर सूचना देने के लिए युद्ध में पहुंच गए। मदद मिलने की बात कहते हुए फिलिपडीज ने अपने प्राण त्याग दिए थे। लोगों ने फिर फिलिपडीज को अपना पहला मैराथन धावक घोषित किया तथा फिलिपडीज के नाम पर मैराथन दौड़ का प्रारंभ शुरू हुआ। यूरोप के दो महान नाविकों कोलंबस और वास्को डी गामा को भला कौन नहीं जानता है। दोनों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अमेरिका और भारत तक समुद्र के रास्ते से साधारण सी नौकाओं से यात्रा कर डाली थी। उनकी याद में ओलंपिक खेलों के अंदर आज भी नौकायन का खेल खेला जाता है। दुनिया के दो बड़े सेनापति और विजेता चंगेज खां व सिकंदर उस समय की घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी व भाला फेंकने के दिग्गज खिलाड़ी थे। उन्होंने अपनी इसी कला के दम पर दुनिया के बड़े भूभाग पर भी अपनी विजय पताका फहराई थी। वर्तमान समय में भी ओलंपिक जैसे खेलों के अंदर घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी व भाला फेंकने की प्रतियोगिताएं कराई जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया के प्रसिद्ध नेता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री चर्चिल ने कहा था कि सबसे अच्छे सैनिक व सेनापति खेल के मैदान से आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला जी एक रग्बी के मशहूर खिलाड़ी थे। रंग भेद के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन भी किया था, जिसकी वजह से मंडेला साहब को लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। जेल से रिहा होने के बाद में श्री नेल्सन मंडेला जी ने बहुत संघर्ष किया तथा वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। अपने एक वक्तव्य के दौरान श्री मंडेला जी ने कहा था कि खेल और खेल के मैदानों से दुनिया में कुछ भी बदला जा सकता है। दुनिया के महाशक्ति देशों की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन जी जूडो के खिलाड़ी रहे हैं तथा चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग जी मार्शल आर्ट के खिलाड़ी रहे हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी WWF के खिलाड़ी रहे हैं। आजादी की लड़ाई की बात करें तो भारत के बड़े क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने संसाधनों के अभाव में पूरे देश में क्रांतिकारियों का समूह खड़ा कर दिया था। उन्होंने जवान होने तक कबड्डी व कुश्ती का निरंतर अभ्यास किया। अमर शहीद श्री चंद्रशेखर आजाद जी जिस दिन शहीद हुए थे, उस दिन भी उन्होंने सुबह सुबह कसरत की थी। दूसरे प्यारे क्रांतिकारी की बात करें तो अमर शहीद भगत सिंह जी भी अपने पूरे जीवन जब तक वे जिए खेल से जुड़ा हुआ अभ्यास करते रहे और अपने समय के एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे। उनके चाचा अजीत सिंह जी भी कुश्ती से जुड़े हुए थे। अमर शहीद भगत सिंह जी के चाचा श्री अजीत सिंह जी ने किसानों का पक्ष लेते हुए अंग्रेजों के जमाने में आंदोलन किया था। इस आंदोलन का प्रसिद्ध गीत पगड़ी संभाल जट्टा उस समय से लेकर आज तक समय समय पर हुए किसान आंदोलनों को एक नई ऊर्जा प्रदान करता रहा है। आजाद हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग करने वाले चौधरी देवीलाल जी
अपने समय के कुश्ती व कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। उन्होंने संयुक्त मोर्चा के जीतने तथा कांग्रेस को हराने के बाद जब सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, तब श्री चंद्रशेखर जी ने अध्यक्ष होने के नाते श्री देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे संयुक्त मोर्चा के लोगों ने स्वीकार भी कर लिया था। उस समय श्री चंद्रशेखर जी ने श्री देवीलाल जी को संबोधित करते हुए कहा था कि आपको प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। अब आप संयुक्त मोर्चा को धन्यवाद देने के लिए 2 शब्द कहे। तो विश्वस्त सूत्रों के अनुसार श्री देवीलाल जी अपने स्थान से उठे तथा हाथ जोड़ करके बोले, आप लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राज तो लोक लाज से चलता है। हमने चुनाव में जाने से पहले विचार विमर्श किया था कि चुनाव जीतने के बाद श्री विश्वनाथ सिंह प्रताप को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उस विचार विमर्श की लाज रखने का समय आ गया है। उस विचार विमर्श की लाज रखते हुए मैं अपना नाम प्रधानमंत्री पद से वापस लेता हूं तथा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। इस विचार को श्री चंद्रशेखर जी के न चाहने के बाद भी श्री देवीलाल जी ने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। ऐसा बड़ा त्याग भी कोई खिलाड़ी ही कर सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और यह प्रजातंत्र ही इस देश की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। भारतीय राजनीति की बात करें तो श्री मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिस प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। इस आबादी को देखकर लगता है कि यह प्रदेश नहीं बल्कि एक देश है। मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तथा चौथी बार उन्होंने अपने बेटे श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। श्री मुलायम सिंह जी एक अच्छे पहलवान रहे हैं और उनका बेटा भी श्री अखिलेश यादव अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी रहा है। खिलाड़ियों की नेतृत्व करने की अक्षमता को इस बात से भी जाना जा सकता है कि स्कूल और कॉलेजों में जब भी कोई समस्या आती है तो उसको ठीक करने के लिए खेल अध्यापक अपना महत्वपूर्ण योगदान समय समय पर देते रहे हैं। बच्चे भी खेल अध्यापकों की बातों को ज्यादा मानते हैं तथा गुरुजी कहकर के सम्मान देते हैं। एक सर्वे के अनुसार ग्रामीण स्तर पर गांव को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले प्रधान लोग भी 80% खेल से जुड़े हुए हैं। यह बात खिलाड़ियों के नेतृत्व करने की अक्षमता को बखूबी साबित करती है और सिद्ध करती है कि खिलाड़ियों के नेतृत्व करने की अक्षमता के ऊपर संदेह करना भी पाप है। उत्तर भारत के 2 बड़े व्यापारियों की बात करें तो स्वामी रामदेव अपने शुरुआती दिनों में कुश्ती व कबड्डी खेला करते थे। दूसरे बड़े व्यापारी MDH मसालों के विक्रेता महाशय धर्मपाल जी तांगा चलाया करते थे तथा कुश्ती का अभ्यास किया करते थे। भारत में 2 बड़े सीरियलों में काम करने वाले व्यक्ति भी 2 बड़े खिलाड़ी रहे हैं। रामायण की बात करें तो हनुमान का किरदार श्री दारा सिंह जी ने निभाया था और विश्वविख्यात धारावाहिक महाभारत की बात करें तो महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले श्री प्रवीण कुमार कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट तथा एशियाई खेलों के 3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। श्री प्रवीण कुमार जी चक्का फेंक अर्थात डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो का एक बड़ा नाम है जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। श्री मुंशी प्रेमचंद जी जिनकी कहानियां आपने बहुत सारी पुस्तकों में पढ़ी होगी, वह भी अपनी युवा अवस्था तक कुश्ती व कबड्डी का अभ्यास करते रहे। हमारे सभी खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों की बड़ी बहन किरण बेदी जी जो भारत की प्रथम IPS महिला रही है, जिन्होंने जहां भी कार्य किया है अपने कार्य की अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में कई पदक जीते हैं। हमारे पूर्व खेल मंत्री ओलंपिक के रजत पदक विजेता श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लोकसभा में कहा था कि खिलाड़ी जहां भी रहकर के कार्य करता है उस कार्य में वह अपनी विशेष छाप छोड़ता है। 6 बार के सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, जिनके कार्यकाल में कुश्ती को विशेष सम्मान मिला। श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी अपने समय के अच्छे पहलवान रहे हैं। श्री असलम शेर खां भारतीय हॉकी के बड़े खिलाड़ी रहे हैं जो बाद में सांसद भी बने। खिलाड़ियों ने हर मौके पर अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। सेना, अर्धसैनिक बल तथा पुलिस में जो भी नवयुवक भर्ती होते हैं वे सभी नवयुवक
पहले फिजिकल पास करने के लिए दौड़ का कठिन अभ्यास करते हैं। इसीलिए वे पहले एथलीट है। सशक्त ट्रेनिंग के बाद ये सभी नवयुवक बेहतरीन एथलीट बन जाते हैं और खिलाड़ी का रूप धारण कर लेते हैं, जो पूरे जीवन देश सेवा में खिलाड़ी जैसा ही व्यवहार करते हैं तथा देश की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने का विशेष कार्य करते हैं। श्री नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी रहे हैं तथा राजनीति में एक चर्चित नेता है। श्री संदीप सिंह जी भारतीय हॉकी के पूर्व कैप्टन रहे हैं तथा हरियाणा के खेल मंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है। उन्होंने खेलों के लिए अच्छा कार्य कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। किसान, मजदूर और धंधों से जुड़े जो भी लोग शारीरिक श्रम के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं वे भी खिलाड़ी जैसे ही हैं। उनकी सोच और समस्याएं भी खिलाड़ियों जैसी है। समाज में एक बहस यह भी छिड़ी हुई है कि नेता तो झूठ बोल देते हैं, सच्चे व अच्छे तथा ईमानदार नेता कहां से लाए जाएं। संयुक्त खेल मोर्चा का मानना है कि सच्चे, अच्छे व ईमानदार नेता तो खिलाड़ियों के बीच से लाए जा सकते हैं। मनुष्य की बुनियादी सोच ही खेल से शुरू होती है। जिस समय बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती दौर में बच्चे को खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं और बच्चा खिलौनों से खेलते हुए बड़ा होता है। खेल के बाद में तब जाकर के शिक्षा की बात आती है। मनुष्य का इतिहास खेल के आधार पर टिका हुआ है, क्योंकि यह बिल्कुल सत्य विषय है कि बच्चे को शुरुआती दौर में किताबें नहीं दी जाती बल्कि खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं। उस खेल के आधार पर ही बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। शारीरिक व मानसिक विकास होने के बाद ही वह समाज में नए कीर्तिमान स्थापित करता है। इसीलिए कह सकते हैं कि बिना खेल के आधार के शारीरिक विकास व मानसिक विकास का होना संभव नहीं है। हॉकी के जादूगर श्री मेजर ध्यानचंद जी को भला कौन नहीं जानता है, जिन्होंने हॉकी के खेल के द्वारा देश को ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक दिलवाए। इन्होंने अपने खेल से दुनिया के उस समय के सबसे चर्चित शासक हिटलर को ऐसा प्रभावित किया था कि हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी के सामने उनको जर्मनी में बसाने का न्योता दे दिया था और कहा था कि आप एक बार कहकर तो देखिए, हम आपको कोई भी आपकी पसंद का पद देने के लिए तैयार हैं। एक तरह से जर्मनी के शासक हिटलर मेजर ध्यानचंद जी की प्रशंसक हो गए थे और उसे किसी भी कीमत पर अपने देश ले जाना चाहते थे। यह सब मेजर ध्यानचंद जी की खेल प्रतिभा का ही कमाल था। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने जर्मनी में जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उन देशों के खेल और खिलाड़ी भी विकसित हैं। इसीलिए वे दुनिया के विकसित देश हैं। परिणाम स्वरूप उन देशों में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व खिलाड़ी करते हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से खेलने वाले वहां के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी श्री इमरान खान ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपने देश में प्रधानमंत्री के पद तक का सफर तय किया है। जब पाकिस्तान में नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान जी से मिले तो नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान से ननकाना साहिब तक एक गलियारा लेकर आए थे। उस गलियारे की विशेषता यह थी कि सिख श्रद्धालुओं को अब ननकाना साहिब तक जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। यह परिणाम दोनों ओर से दो खिलाड़ियों के एक साथ बैठने से मिला था। इन दोनों में से किसी और यदि खिलाड़ी ना होता तो शायद यह सुखद परिणाम निकल कर के सामने ना आता। यह बातें सिद्ध करती है कि खिलाड़ी नेतृत्व करने के साथ साथ जनहित में समस्याओं का समाधान भी बखूबी करना जानता है। संयुक्त खेल मोर्चा खिलाड़ियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, अपमान व समय समय पर उनके साथ हुई अनदेखी को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान और हित में यह मांग प्रस्तुत करता है, जो निम्न प्रकार से लोक सेवा आयोग राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर की समस्त सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट नौकरियों में 10% आरक्षण खिलाड़ियों को दिया जाना चाहिए। अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी को मासिक खेल भत्ता के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। प्रदेश स्तरीय अवार्ड जैसे भीम अवार्ड, लक्ष्मण अवार्ड, वीर शिवाजी अवार्ड जैसे विजेताओं को 50,000 रुपए मासिक भत्ता सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए। सभी क्लब, जिम, अखाड़ा, एकेडमी संचालकों को जिनकी नौकरी नहीं है, उन्हें 50,000 रुपए मासिक भत्ता मिलना चाहिए।
संपूर्ण देश में सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा के समान धनराशि और प्रमोशन मिलना चाहिए। जिले के प्रत्येक स्टेडियम में सभी खेलों के स्थायी प्रशिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। अंतर विश्वविद्यालय तथा अंतरराज्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को जब तक नौकरी नहीं मिलती उनको 20,000 रुपये मासिक भत्ता मिलना चाहिए। अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान चोट लगने वाले खिलाड़ी का मुफ्त इलाज होना चाहिए। अभ्यास व प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को सरकारी प्राइवेट संसाधनों व साधनों में मुफ्त यात्रा प्रदान की जाए। खेल से जुड़े जिम, अखाड़े, एकेडमी व क्लब के अंदर बिजली और पानी की व्यवस्था मुफ्त होनी चाहिए। अर्जुन अवार्डी व ओलंपियन खिलाड़ी को पूर्व सांसद की भांति समकक्ष सुविधाएं दी जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राज्य स्तर के पूर्व विधायक के समकक्ष सुविधाएं दी जानी चाहिए। अर्धसैनिक बलों व पुलिस के जवानों के साथ साथ स्कूल व विद्यालय के सभी खेल अध्यापकों व प्रशिक्षकों की पेंशन बहाल होनी चाहिए। बॉडी बिल्डिंग के खेल को दूसरे खेलों की भांति राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जानी चाहिए। भारत में 4 धर्म माने जाते हैं तो 5वां धर्म खेल को मानते हुए तथा भारत में लोगों की कहावत अनुसार 36 बिरादरी है तो 37वीं बिरादरी खिलाड़ियों की मानते हुए खिलाड़ियों को लोकसभा व विधानसभा में 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य खिलाड़ियों की भलाई के लिए कार्य करना तथा राजनीतिक कार्यों में खिलाड़ियों की भागीदारी रखना और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित रहना तथा देश व समाज को बेहतर नेतृत्व देने के लिए खिलाड़ियों को आगे लाना है। खिलाड़ियों के पीछे रहने का मुख्य कारण यही है कि खिलाड़ी लोग जो संख्या बल के आधार पर पूरे देश में सक्रिय खेल से संबंध रखने वाले करीब 1.5 करोड़ हैं, सीधे तौर पर उनके सहयोगी तथा उनके परिवार के लोग सैनिक व अर्धसैनिक बलों की संख्या की बात करें तो यह संख्या करीब 4 करोड़ है। इन्होंने कभी संगठित होने का प्रयास नहीं किया है। यही विडंबना है कि बिना संगठन के समाज में तथा सरकार में आवाज नहीं सुनी जाती है। जब लोग इकट्ठा होते हैं, संगठित होते हैं तो समाज व सरकार उनकी बातों को मानती है और महत्व देती है तथा उनके अधिकारों को भी प्रदान करती है। एकता की ताकत में बहुत बल होता है। प्राचीन काल का इतिहास उठाकर देखे तो हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी जब तक अकेले रहे उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जब वे इकट्ठा हुए तो साधनों के अभाव में भी उन्होंने 3 राज्य किष्किंधा, लंका और अयोध्या स्थापित किए थे। महाभारत में भी एकता का महत्व बिल्कुल साफ दिखाई देता है। 5 पांडव संगठित थे तथा श्री कृष्ण जी उनके साथ थे, इसीलिए साधनों के अभाव में भी उन्होंने साधन संपन्न योद्धाओं को हराया था। अकबर और बैरम खान की एकता का ही परिणाम था कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी होते हुए भी भारत में दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़कर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने भी एकता के रास्ते पर चलते हुए अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। आधुनिक भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल जी ने संगठित होकर के छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के एक अखंड भारत का निर्माण किया था। हमारी मूल भावना धर्मनिरपेक्ष है व जाति निरपेक्ष है, जिसका अर्थ है कि हम सभी धर्म व जातियों का सम्मान करते हैं। खिलाड़ियों की उक्त समस्याओं को देखते हुए हम आपको संयुक्त खेल मोर्चा से जुड़ने का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद।